हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण कुमार चौधरी, उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी जीव विज्ञान अध्यापक। आज ये वीडियो क्लास 10th के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें आपको बताया जाएगा मानव श्वसन तंत्र के विषय में। रिटर्न पर आपने देखा था कि जो है पौधे और या अन्य छोटे जीव श्वसन कैसे करते हैं। अब देखें, ये मानव श्वसन तंत्र का एक रेखा चित्र बना हुआ है, विभिन्न किताबों में आपको मिलेगा। उसे देखकर भी बना सकते हैं या इसे भी बना सकते हैं। इसका एक चित्र भी भेजा जा रहा है। आप देखें तो मानव का जो श्वसन तंत्र है उसमें बहुत कम अंग हैं। प्रमुख अंग ये हैं: नासापथ व नासाद्वार, कंठ, श्वास नली यानी ट्रैकिया या ब्रोंकाई, फुफ्फुस, लंग्स एक जोड़े होते हैं, डायाफ्राम और पसलियाँ यह सहायक अंग हैं। देखें, सबसे पहले ये नासाद्वार बाहर जो है नाक के 2 छिद्रों से यह खुलता है, जिसे नासाद्वार कहते हैं। फिर उसके बाद नाक से ये नासापथ, ये नासापथ है आपका। नासापथ के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां और बाल पाए जाते हैं। यह श्लेष्मा ग्रंथियां अंदर आ रही वायु का ताप शरीर के ताप के बराबर करती हैं तथा उसमें आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को चिपका लेती हैं, मार देती हैं। उसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं तथा नाक में उपस्थित बाल, धूल आदि को छान देते हैं। और साथ ही यही कारण है, आप देखे होंगे कुछ ऐसे इरिटेटिंग ऑब्जेक्ट जब नाक में आ जाते हैं तो इनकी म्यूकस ग्रंथियां जो है सक्रिय हो जाती हैं और छींक आने लगती है। आगे चल करके मुख गुहा से भी, ये देखें, मुख गुहा से आकर तो ये श्वास नली और ये भोजन नली दोनों मिलकर के यहाँ पर एक हो जाती है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के पास दोनों नलियाँ, नाक से आने वाली नली और भोजन से मुख गुहा से जाने वाली नली मिलकर एक हो जाती है। दोनों के बीच एक छोटा सा वाल्व लगा होता है, जिसे घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस का यह काम है कि एक समय में एक ही नली खोलती है, या तो वह भोजन नली खोलेगी तो श्वास नली को बंद कर देगी, श्वास नली खोलेगी तो भोजन नली को बंद कर देगी। यही कारण है कि भोजन का निगलना और सांस अंदर लेना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि घाटी ढापन एपिग्लॉटिस एक समय में एक नली को बंद रखती है और एक नली को खोलती है। फिर आगे चल करके श्वास नली एक छोटे से चैम्बर से टकराती है, जिसे कंठ या लैरिंक्स कहते हैं। इसमें स्वर यंत्र होते हैं। यह स्वर यंत्र ही आवाज़ उत्पन्न करते हैं। स्वर यंत्र में पेशियों की बंधी हुई तंतु रचनाएं होती हैं, जिसमें वायु रहने से उसमें कंपन होती है और आवाज़ निकलती है। गले के नीचे के भाग में ऊपर जो है ये फूला हुआ भाग दिखाई देता है। पुरुषों में यह बड़ा होता है, स्त्रियों में यह छोटा होता है। इसीलिए पुरुषों में यह बाहर दिखाई देता है, स्त्रियों में नहीं दिखाई देता। पुरुषों में दिखाई देने के कारण इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। कंठ से आगे चल करके यह श्वास नली छल्लेदार उपास्थियों की, याद रखें, छल्लेदार उपास्थियों की बनी होती है। इसमें ये नली में उपास्थि के छल्ले होते हैं। छल्ले क्यों होते हैं? इस रास्ते से सूखी वायु आना जाना है। श्वास भरते या छोड़ते समय यह नली पिचक ना जाए, इससे बचाने के लिए यह छल्लेदार उपास्थियों की बनी होती है। आगे चल करके यह 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकी कहते हैं, यह भी छल्लेदार उपास्थियों की बनी होती है। यह छल्लेदार उपास्थियाँ
की बनी ये ब्रोंकाई आगे चल करके ये पतले पतले ब्रोंक्यूल्स बार बार विभाजित होती जाती हैं और पतली होती जाती हैं। अंत में चल करके छोटे छोटे अंगूर के समान गुच्छों में यह नलियाँ खुलती हैं, जिन्हें वायुकूपिकाएं एलोविलाई कहते हैं। एलियोविलाई कहते हैं, वायुकूपिकाएं एलियोविलाई कहते हैं। आप देखें ये फेफड़े पर जो एलियोविलाई है, छोटा सा संरचना आप देखिए, नली आई है, ये जाकर छोटे छोटे गड्ढों में खुल रही है। एक गड्ढे की संरचना दिखाई दे रही है लार्ज करके, ये देखिए एलियोविलाई गड्ढा है, वायुकूपिका है, और इसके ऊपर ये रुधिर वाहिनियाँ रुधिर को लेकर आरबीसी को आ रही हैं और जा रही हैं। इस तरह से रुधिर कोशिकाओं का जाल एलियोविलाई के ऊपर फैला होता है। देखें इसके बाद दो महत्वपूर्ण अंग फेफड़े, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, दोनों फेफड़े एक दायां और एक बायां स्पॉन्जी होते हैं, ड्राई होते हैं। इनकी आंतरिक भित्तियां स्पॉन्जी होती हैं, स्पॉन्जी होती हैं। ये वायुकूपिकाओं के गड्ढों के कारण ये स्पंज जैसे अंदर से बुलबुलेदार होती हैं, जिसे हम स्पॉन्जी कहते हैं। इसमें वायु भरती है, इसके ऊपर से रुधिर वाहिनियाँ जिसे फुफ्फुस सिराएं फुफ्फुस धमनियाँ आई होती हैं और उस पर जाल फैला होता है। इस प्रकार से आप देखें कि नासापथ नासाद्वार, नासाद्वार नासापथ, नासापथ में बाल होते हैं, म्यूकस ग्रंथियाँ होती हैं जो वायु से जीवाणु, बैक्टीरिया, धूल, परागकण आदि छान देते हैं तथा वायु के ताप को शरीर के ताप के बराबर कर देते हैं तथा वायु में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं, कीटाणुओं आदि को नष्ट करने का कार्य करते हैं। फिर एपिग्लाइटिस जो घाटी ढापन है, वह एक समय में एक नली को खोलती है, भोजन नली अथवा श्वास नली। यही कारण है भोजन का निगलना और श्वास का ग्रहण करना दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकता। आगे चल करके छल्लेदार उपास्थियों की बजनी ट्रैकिया श्वास नली है, फिर दो भागों में विभाजित होती श्वसनिकाएँ यानी ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स है, अंत में फेफड़े के ऊपर ये वायुकूपिकाओं में समाप्त होती है। यह पूरा फेफड़ा ऊपर से पसलियों से घिरा रहता है, पीछे रीढ़ की हड्डी, आगे पसलियां स्टर्नम हड्डी से जुड़ी होती हैं और इसके नीचे यह डायाफ्राम होता है। यह डायाफ्राम ऊपर और नीचे होता रहता है, जिस और पसलियां जो है मांसपेशियों से बंधी रहती हैं, जिसके सिकुड़ने और फैलने से पसलियां चलती हैं और फेफड़ों पर दबाव बनता है, जिससे फेफड़े भी चलते हैं और श्वास क्रिया होती है। श्वसन क्रिया या सांस लेने की क्रिया जिसे आप श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर इतना ही है। यह डायाफ्राम और पसलियाँ सहायक अंग हैं। सुनो।